थोड़ा सा एसआईआर की ओर चलते हैं। शुरुआत में बिहार के चुनाव की शुरुआत में एसआईआर वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने निकाली थी। उनका मानना यह है कि जो 65 लाख लोग जो डी रजिस्टर हुए हैं इस एसआईआर में बिहार में, उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा है क्योंकि आप लोगों ने इसमें घुसपैठियों को बाहर किया है जो कि उनके वोटर थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे मैं कहता हूँ कम से कम बतलाएं तो जी, किनका नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक भी केस वो सामने नहीं ला पाए। बार बार इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि यदि आपको जो शिकायत हो वह शिकायत हमारे पास लाइए, हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। लेकिन वह भी नहीं दे रहे हैं उनको। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने और जो है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई तथ्य लेकर जाइए ना इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा। न करे तो बात समझ में आती है, लेकिन उसी एसआईआर को लेकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आपने चोरी कर लिया और कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार का भी आप चुनाव चोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि तो ये क्या, इसको कहीं ना कहीं क्या ये चिपकाने की कोशिश है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि बिहार के बारे में भी उन्होंने यही कहा था और उसी के लिए उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी जी, कि वहां पर चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा था, एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा था, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब वहां कुछ मिला नहीं, एक भी उदाहरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब जो चुनाव हो गए हैं, अब उनकी चर्चा उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती। बाकी और ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि टीएमसी, ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो तमिलनाडु में, वो भी कह रहे हैं कि एसआईआर हम अपने स्टेट में नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? वो कह रहे हैं कि जो है इससे लेजिटिमेट वोटर्स को आप लोग बाहर निकालना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उल्लंघन कर रहे हैं। कौन लेजिटिमेट वोटर? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या जो बाहर से आकर घुसपैठिए? तो आपका मानना है कि ज्यादातर जो यहाँ से जा रहे हैं वो घुसपैठिए हैं? इन 65 लाख बिहार में काफी ज्यादातर नहीं, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है जी, फिर भी मतदाता सूची में नाम था, वह बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सदैव के लिए बाहर चले गए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में चले गए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने अभी दिया है, वो उसमें आपने टिप्पणी भी की है, मैं जरा उसको ज़्यादा स्पष्टता से समझना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी सिर्फ 10% लोग आर्म्ड फोर्सेस को चला रहे हैं। क्यों बोला ऐसा? क्या नियत है? क्या इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और आपका क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी वो बोलते हैं, इस देश में अनार्की पैदा करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम अपने एक्शन के माध्यम से, माने अपनी कृतियों के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, समर्थन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही बेबुनियाद और निराधार बातें जनता के सामने रख कर वह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ स्वस्थ राजनीति वही है जो जनता को गुमराह करके अथवा जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर राजनीति की जाए। तो पॉलिटिक्स को इस तरह की चीज़ों को आर्म्ड फोर्सेस पर लेकर नहीं आना चाहिए? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस का जहाँ तक सवाल है, आर्म्ड फोर्सेस का मैं मानता हूँ कि एक ही धर्म है जी। वो तो आरक्षण क्या क्या बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जी। आर्म्ड फोर्सेस का एक ही धर्म है, वह सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त तो उनका कोई धर्म नहीं होता। और आप देखिए, सभी जाति और पंथ के लोग हमारे आर्म्ड फोर्सेस में हैं, और सभी की जो जिस धर्म को मानता है, जिस पूजा पद्धति को वह मानता है, तो सभी इस प्रकार के वहाँ आयोजन होते हैं। उनके अलग अलग वहाँ पर पूजा कराने वाले जो जिन्हें पुजारी कहा जाता है, वह भी जो है मौजूद रहते हैं। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर हमारी सेना में नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि कम से कम सेना को छोड़कर ही उन्हें इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सेना को राजनीति में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। राजनाथ जी, ये अग्निवीर स्कीम को भी लेकर विपक्ष ने पहले बहुत बवाल किया है। 2026 में 4 साल स्कीम के ख़त्म होने वाले हैं।
क्या आपको लगता है कि देश की हालत देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए 25% से ज़्यादा लोगों को आप रिटेन कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है अग्निवीर कि बहुत ही एक शानदार स्कीम है, एक अच्छी स्कीम है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि 4 साल का टेरोर पूरा करने के बाद जो लोग भी अग्निवीर हमारे बाहर आएंगे उनका समायोजन कहीं न कहीं निश्चित रूप से किया जाएगा। अथवा यदि वह रोजगार करना चाहते हैं तो रोजगार करने के लिए भी आवश्यक फंडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी कि यूथफुलनेस जी यह सेना में बनी रहे, जी यह इंश्योर करना तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है। उसी आधार पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने भविष्य को लेकर किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और उसके बारे में हम लोगों के कंसेप्ट में पूरी क्लैरिटी है। हम किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। ये सुनकर वो लोग आश्वस्त होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि रशिया और चाइना जो आज कर रहे हैं, इसको देखते हुए, इसको नज़र रखते हुए हो सकता है अमेरिका भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे, कुछ करना सोचे। चाहता है करे। जी। भारत इसका क्या करेगा? क्या भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? ये सवाल है मेरा। भारत क्या करेगा ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन जिसको जो करना है वह करे। हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। चाहे पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अमेरिका कर रहा है, तो जिसको जो करना है कर रहा है। भारत किसी भय के कारण अथवा किसी दबाव में कोई कदम नहीं उठाता है। जो भारत को भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे। सही समय पे करेगा। सही समय पर सही कदम उठाएंगे। जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया। जी। पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए। इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बराबर पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे जी। उनके टेलीफोन आने के बाद तब यह हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं, अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया जी। अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे। ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। हम लोगों ने क्या सावधानी बरती? आतंकवादियों ने चोरी छुपे घुसकर भारत की सीमा के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा जी। हम लोगों ने टारगेट किया, जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उन्हीं को टारगेट किया है पाकिस्तान में। आम जनता को हम लोगों ने नहीं मारा है। इतनी सावधानी बरतने वाले हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर भेदभाव करते हैं। अरे भारत तो एक ऐसा देश है यहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके भारत देश की धरती से गया है।